बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। एक और हंसती मुस्कुराती बहुत ही हैप्पी मॉर्निंग के साथ मैं जुगन कासिम आपके सामने हाजिर हूँ। व्यूअर्स, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई पर्पस नहीं है या जो किसी वजह से या हमारे किसी यूज़ के लिए नहीं बनाई गई। हर चीज़ का कोई ना कोई पर्पस है। अगर हम बात करें सूरज की, चांद सितारों की, खाने पीने की अज्जा की बात करें तो सब्जियां हो गई, फल हो गए, अंडे हो गए, गोश्त हो गया, दूध हो गया, दालें हो गई, ये सारी चीज़ें हमारी इस्तेमाल की हैं और हमारी डे टू डे लाइफ को बेहतर बनाने के लिए इनको हम इस्तेमाल करते हैं और अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं, अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हम उनका वो यूज़ करते हैं जो हमें करना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, फल और सब्जियां, अगर आप न्यूट्रिशन के डाइटिशियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बड़ी रेगुलरली ये बात की जाती है। नॉर्मल एलोपैथिक डॉक्टर के पास भी जाएं, होम्योपैथ के पास जाएं, किसी हर्बलिस्ट के पास जाएं तो वो आपको यही कहेंगे कि भाई फल और सब्ज़ी का ज़्यादा इस्तेमाल किया करें। और मैं कल ही सोच रही थी कि देखिए कितने ज़्यादा फल आजकल इन सीज़न हैं। आलू बुखारे हैं, खुबानियाँ हैं, आम हैं, सेब और केले तो चले ऑल ईयर राउंड अल्लाह का शुक्र है अवेलेबल होते हैं। आजकल नाशपाती भी इन सीज़न आई हुई है, गर्मा इन सीज़न है, चेरीज़ इन सीज़न है, लीची इन सीज़न है। इतने ज़्यादा फल, अगर सिर्फ फलों की बात करें तो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। सब्जियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सब्जियाँ अवेलेबल हैं, लेकिन क्या हम उनका प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं? देखिए, जो सब्ज़ी जो फल उस वक्त इस सीज़न में होता है, इन सीज़न फल जो होता है या इन सीज़न सब्ज़ी जो होती है, उसका जो बेनिफिट होता है वो उसी सीज़न में होता है। जैसे कि सर्दियों में किन्नू और सिट्रस फ्रूट्स जो हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं। अब किन्नू में विटामिन सी काफ़ी वाफिर मिकदार में होती है। सर्दियों में क्योंकि लोगों के बीमार होने का खर्चा ज़्यादा होता है तो अल्लाह ताला ने फल ही ऐसा क्रिएट किया कि अगर आप सर्दियों में उसका इस्तेमाल करते रहें तो आपके अंदर विटामिन सी की प्रॉपर मिकदार जाती है, यानी कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग होती है। इसी तरह आजकल जो इन सीज़न फ्रूट्स हैं उन पे आपसे बात भी करना चाहेंगे और उनसे रिलेटेड आज हम डिस्कशन भी करेंगे। अब जैसे कि मैंने खुबानी की बात की, उसी तरह लीचियाँ और चेरी, ये दो ऐसे फल हैं जो बच्चे और बड़े दोनों एंजॉय करते हैं। लीची के बहुत से लोग ड्रिंक्स भी बनाते हैं। लीची बाय इटसेल्फ एक बड़ा लजीज फल है खाने को। चेरीज़ के बारे में भी यही कहूँगी, चेरीज़ की तो डिज़र्ट्स भी बहुत सी तैयार की जाती हैं। लेकिन चेरी के अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, या चले लीची की पहले बात कर लेते हैं, लीची की बेनिफिट्स की बात करें तो लीची जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। उसके साथ साथ दिल के लिए बेहतरीन है। अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो लीची एक ऐसा फल है जो आप अगर एक प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा ना खाएं तो वो आपके वेट लॉस में भी हेल्प करता है और आपकी मीठे की क्रेविंग को भी पूरा करता है। पेट का जो फ़ैट होता है, जिसको हम एब्डोमिनल फ़ैट कहते हैं, विसरल फ़ैट जो है, उसको कम करने में भी ये बहुत हेल्प करता है। जिगर के कैंसर से लड़ता है लीची। उसके अलावा आपके निज़ाम हज़्म को बेहतर करता है और आपकी स्किन को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है अगर आप लीची को लगाने में इस्तेमाल करें। एंड देन फाइनली हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं चेरी की। चेरी तो एक ऐसा फल है जो आपने देखा है कि हम जब छोटे होते थे, जब इतना पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होता था तो वो कैन में आता था, चीनी से भरा हुआ होता था और उसका टेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ होता था। लेकिन अब फ्रेश चेरीज़ जो मार्केट में अवेलेबल होती हैं इतनी मज़े की होती हैं और ब्लड शुगर के लेवल को स्टेबलाइज़ करती हैं। अगर आपके मसल्स में पेन होती है तो उसको भी कम करती है। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए चेरी एक अच्छा फल है। दिमाग को बेहतर करती है, आपकी ब्रेन फंक्शन को बेहतर करती है। कोई भी आपको क्रॉनिक डिसऑर्डर है उसको कम करने में, ऑटो इम्यून जिनको डिजीज़ होती हैं उसके लिए भी बड़ा अच्छा होता है। लेकिन अगेन डॉक्टर से रुजू करके जो आपको रेकमेंड किया जाए। कोलन कैंसर को फाइट करता है, उसके अलावा हमारी आँखों को भी बेहतर करता है। खैर, इनसे रिलेटेड आज हम डिटेल में बात करेंगे डॉक्टर ज़ैनब कोंदल से, बट उससे पहले हमारी राब्ते की इन्फॉर्मेशन 042992000648 पे आप कॉल कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए व्यूअर्स, किचन की तरफ बढ़ते हैं। आज बहुत से काम हैं, बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे शो में होने जा रही हैं, लेकिन सबसे पहले मुलाकात करते हैं शेफ़ कोमल मलिक से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। वीकेंड कैसा रहा? बहुत अच्छा। अच्छा रहा? शादी है मेरी तो बस उसमें मसरूफियत। वाओ, ओके, सो हेक्टिक एंड बिजी। बिल्कुल, बट सब ठीक ठाक जा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल बहुत इज गुड। अच्छा। अच्छा, और ये बताइए कि आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम बना रहे हैं, एक तो हम बोनलेस हांडी बना रहे हैं और साथ आज हम डीन्स की चीज़ के साथ पिज़्ज़ा बना रहे हैं।
अच्छा, तो बोनलेस हांडी की रेसिपी लेने से पहले मैं पिज़्ज़ा की एक्चुअली बिल्कुल। रेसिपी लेना चाहूँगी और उसकी तरफ जाते हुए मैं बात करना चाहूँगी आज डीन्स की चीज़ेस के बारे में। डीन्स मतलब अगर बात करें तो ये पाकिस्तान की सबसे पुरानी चीज़ की कंपनी है और ये साहिवाल में बेस्ड है। डीन्स की चीज़ 1983 में फाउंड हुई, यानी कि 40 साल पहले। प्योर डेयरी, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो वेजिटेबल फैट, नो वे प्रोटीन और नो स्किम पाउडर, यानी कि ये बिल्कुल प्योर है। चूज़ प्योर, नॉट एनालॉग। बात यह है कि अल्टीमेटली हमें प्योर से प्योर चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए और जब हम प्योर चीज़ों की बात करते हैं तो डीन्स की चीज़ इज़ अ ग्रेट ऑप्शन, वेदर वी टॉक अबाउट डीन्स मोज़रेला चीज़, डीन्स चेडर चीज़, वीव गॉट डीन्स पिज़्ज़ा चीज़, वीव ऑल्सो गॉट कॉटेज चीज़। और ऑफ कोर्स जो पिज़्ज़ा चीज़ है उसका बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप उसको ग्रेट करके बाय इटसेल्फ यूज़ कर लें ऑन अ पिज़्ज़ा, इट्स गुड टू गो। यही आप लजानिया पे भी यूज़ करते हैं, इसी को आप यूज़ कर सकते हैं अपने पास्ताज पे। एंड देन ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू हैव, कॉटेज चीज़ के साथ बहुत मज़े की पालक पनीर बनती है। सो लॉट्स ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस। तो आज हम कोमल क्या बनाने जा रहे हैं? पहले मैं पिज़्ज़ा की रेसिपी बता देती हूँ। चिकन पिज़्ज़ा के लिए आपको चाहिए, पहले डो बनाएंगे। डो के लिए चाहिए मैदा 1 किलो, खुश्क दूध 4 खाने के चम्मच, खमीर 1 चाय का चम्मच, चीनी 2 खाने के चम्मच, अंडा 1 अदद, पानी 2 कप, मक्खन 50 ग्राम। टॉपिंग के लिए चाहिए चिकन 200 ग्राम, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सुरख मिर्च 2 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, लीमू 1 अदद, शिमला मिर्च हस्बे ज़रूरत, टमाटर हस्बे ज़रूरत, प्याज हस्बे ज़रूरत, जैतून हस्बे ज़रूरत। और पिज़्ज़ा सॉस के लिए चाहिए टमाटर आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, चीनी 1 चाय का चम्मच, ऑरिगेनो आधा चाय का चम्मच। पहले तो हम डो बना लेंगे। डो के लिए आप खुश्क दूध और मैदा और इसमें थोड़ा सा नीम गर्म पानी करके और उसमें आपने खमीर डालना है और सिर्फ 4 से 5 मिनट छोड़ दें। जब खमीर फूल जाएगा तो आपने वो इंग्रेडिएंट्स जिसमें चीनी, मैदा और खुश्क दूध है उसमें डाल के और मक्खन डाल के फिर इसको गूंदना है और इसको किसी जगह ऐसी जहाँ पे हीट हो या आप चूल्हे के पास रख दें, जब ताकि वो मतलब ठंडी जगह पे नहीं रखना वरना वो राइस नहीं बिल्कुल करेगा। ताकि वो खमीर राइज होगा और उसके बाद आपकी डो रेडी हो जाएगी। डो को आप बेशक बेक हाफ, जैसे आपके बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो आप उसको हाफ बेक करके भी रख सकते हैं। और उसके बाद पिज़्ज़ा सॉस के लिए आप जो से टमाटर है उनको ब्लांच करेंगे और ब्लांच करके और उसके अंदर आपने क्या कहते हैं ऑरिगेनो और चीनी डाल के ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेनी, जैसे ये मैंने बनाई है। और इसके बाद आपने चिकन की टॉपिंग करनी है। चिकन आप किसी भी फ्लेवर में कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। मोस्टली लोग टिक्का या फहीता एंजॉय करते हैं, तो इसमें आप बेशक डायरेक्ट टिक्का फ्लेवर डाल लें और अगर नहीं तो आप नमक और काली मिर्च और लाल मिर्च के साथ डाल के चिकन के अंदर और थोड़ा सा सिरका डाल के मैरिनेशन कर लें। और हमेशा एक ही बात कहती हूँ व्यूअर्स के वेजिटेबल्स, अब देखें ना ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है वेजिटेबल्स बच्चों को खिलाने की। तो ऊपर से जितनी आप सब्जियाँ डाल सकते हैं, मशरूम्स डाल दें, ऑलिव्स डाल दें, शिमला मिर्च डाल दें, यू कैन पुट टमाटर एज वेल, यू कैन पुट अनियंस, मतलब डिफरेंट वेजिटेबल्स का साथ में इस्तेमाल करें तो वो बच्चों के लिए और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। और इसमें फिर आपने ये है कि पहले आपने बेस पे पिज़्ज़ा सॉस लगानी है, जैसे ये हम ज़रा व्यूअर्स को दिखा भी देते हैं। अब ये देखें, हाँ जी, ये हमारी डो बेस हो गई। ठीक है, अब इस पे मैं पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी पहले। ठीक है। अब ये देखिए ना, साफ पता चल रहा है कि फ़्रेश हमने बनाया हुआ है ये पिज़्ज़ा सॉस। देखिए जितनी फ़्रेश चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उतना बेहतर है। इस तरह से आप कंट्रोल भी कर सकते हैं कि आप क्या प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं और क्या नहीं डाल रहे हैं। अब इसके ऊपर हम पहले थोड़ा सा चीज़ डालेंगे ताकि उसका फ्लेवर इन्हेंस होता है, थोड़ा सा, बस लाइट सा। ठीक है। और ये मैं डीन्स का चीज़ यूज़ कर रही हूँ और इसका एक जो स्लाइस है वो 1 ग्लास ऑफ मिल्क जितना होता है। मतलब जो एक स्लाइस ऑफ चीज़ होता है वो 1 ग्लास ऑफ मिल्क जितना होता है। जितना चीज़ में कैल्शियम होता है वो बहुत अच्छा है आपके लिए। इसमें अब हम चिकन टॉपिंग करेंगे। ठीक है। और मतलब आपकी मर्जी है आपने क्या आप डालना जो है। आप दिल चिकन करता डाल है। लें, फॉर एग्जांपल थोड़ी सी हम शिमला मिर्च भी डाल देते हैं इसके ऊपर, थोड़े से हम इसमें अनियंस भी डाल सकते हैं। मतलब इट जस्ट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू लाइक एंड व्हाट यू डोंट लाइक। और सॉस भी आपने जितना डालना है उस हिसाब से डालें। टू मच जब डाल देते हैं तो उसका सिर्फ इशू, इसमें हम ऑलिव्स डाल सकते हैं। ऑलिव्स भी डाल सकते हैं, सो वी कैन पुट अ फ्यू ऑलिव्स आल्सो। मतलब जो घर में, ऑब्वियसली वो वाली चीज़ें डालें जो लोग इंजॉय भी करते हैं। होता ये है कि अब जैतून कोई खाता नहीं है, डाल दिए जैतून तो अब वो बस जायका, मतलब कुछ लोगों के लिए वो उसका जायका इतना मज़े का नहीं रहता। सो मुनासिब। एंड बाय द वे ओवर डू भी नहीं करनी टॉपिंग। मेन चीज़ जो उसके अंदर होनी चाहिए इज़ चीज़, बिकॉज पिज्ज़ा इज अल्टीमेटली चीज़, ऐसे ही है, टमाटो सॉस एट द बेस एंड यू नो वेजिटेबल्स एंड डोल। So- ये मैं इसमें, और इसके ऊपर आप पिज़्ज़ा सीजनिंग कोई भी डाल सकते हैं, ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। हाँ, अब ये देखिए ना, ये आपने चीज़ भी डाल दी। एंड अगेन जैसे कि हमने आपसे शेयर भी किया कि डीन्स की चीज़ जो है वो
प्योर डेयरी है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, ना इसमें कोई वेजिटेबल फैट है, ना वे प्रोटीन है, ना स्किम पाउडर है। तो बेसिकली हम कहते हैं एट डीन्स के चूज़ प्योर ऑप्शंस, क्योंकि आप जितना प्योर ऑप्शन चूज़ करेंगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो ये आपने ऊपर से ओरेगनो डाल दिया। और आप इसको 180 सेल्सियस पे भी कर सकते हैं, 220 पे भी, लेकिन 220 पे करते वक्त एहतियात कीजिएगा, सिर्फ 15 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है। और 180 पे आप 20 मिनट, ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट कर सकते हैं। और बाय द वे आप चिली फ्लेक्स भी आप इस पे चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें। ऊपर से डालने ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बच्चों ने जब खाना हो तो फिर वो स्पाइस कुछ पसंद करते हैं और कुछ नहीं करते। चिली फ्लेक्स से फिर ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो ये भी हो ये अभी मैं इसको बेकिंग में डाल, अब आप इसको बेक करने के लिए डाल दें। उसके बाद हम अपनी अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ भी बढ़ते हैं। तो हम इसको बेकिंग में डाल देते हैं। एंड बाय द वे लाइक आई सेड व्यूअर्स, डीन्स की चीज़ एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो प्योर चीज़ें खाना चाहते हैं और अपनी फैमिली को भी प्योर चीज़ें खिलाना चाहते हैं। 40 इयर्स का इनका एक्सपीरियंस है। 1983 में ये कंपनी जो है वो फाउंड हुई, डीन्स, और इट्स द ओल्डेस्ट चीज़ कंपनी। इट्स बेस्ड इन साहिवाल। बहुत ही अमेजिंग इनके प्रोडक्ट्स हैं, हम भी ज़रूर इनको रेकमेंड करते हैं। और वेरियस डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आपके मिजाज की और आपकी टेस्ट के हिसाब से चीज़ अवेलेबल है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट साथ बनाएंगे हम बोनलेस हांडी बनाएंगे। बोनलेस हांडी के लिए मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। इसमें चिकन बोनलेस हांडी के लिए जो है मुर्गी का गोश्त बोनलेस आधा किलो, प्याज कुटी हुई 2 अदद, तेल आधा कप, दही 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, सुरख मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी हुई और कुटी हुई सुरख मिर्च भी 1 चाय का चम्मच, लीमू का रस 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्च कुटी हुई 2 अदद और हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। अभी मैंने कहा मैं चलाती हूँ। अच्छा, नहीं मैंने कर दिया, आप फिक्र ना करें। ठीक है। हाँ जी, मैंने कहा ज़रा हम अपना अवन शवन सारा कुछ ऑन करके उसको बेकिंग के लिए डाल दें। अब इसमें जो उनसे बोनलेस हांडी के लिए आप क्यूब्स कट ले लें चिकन, और उसके बाद इसके ऊपर पहले आपने प्याज जो है उसको थोड़ा सा पानी डाल के उसको ग्राइंड कर लेना है। और आपने बोनलेस जो चिकन है उसके अंदर प्याज डालना है, उसमें गरम मसाला और पिसी सुरख मिर्च और पिसी दादरी मिर्च दोनों जो उनसी हैं वो डाल के इसमें नमक और यही सिर्फ इसमें कोई ज़्यादा मसाले, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही डाल के मैरिनेशन कर दें। आधे घंटे के लिए मैरिनेशन कर दें और उसके बाद आप घी में जो सा है इसको फ्राई कर लें। जब चिकन गल जाए तो उसके ऊपर थोड़ा सा अरोमा के लिए कोयले का दम दे दें, और बेशक चाहें तो थोड़ा सा आप इसमें मक्खन भी ऐड कर सकते हैं और हांडी तैयार। बिल्कुल। एंड बाय द वे जो बोनलेस हांडी होती है उसके अंदर मैं वैसे एक ऑप्शन बता रही हूँ कि अगर आप थोड़ी सी डीन्स की चीज़ भी ऊपर डाल दें तो बड़ा मज़े का टेस्ट आ जाता है। सो अ लॉट ऑफ पीपल व्हाट दे डू इज़ कि थोड़ी सी क्रीम और थोड़ी सी चीज़ डाल देते हैं। तो थोड़ी सी अगर आप चेडर चीज़ डाल देते हैं, क्योंकि मोज़रेला चीज़ वो लंबी लंबी हो जाती है ज़्यादा, तो आप डीन्स की अगर चेडर चीज़ ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देते हैं तो बड़ा मज़े का क्रीमी फ्लेवर आता है। थोड़ा सा वो मखनी टच में चला जाएगा। जी ठीक है, थैंक यू। वे डन विद आवर रेसिपीज़। अब हम बढ़ते हैं एक ट्रिब्यूट की तरफ। जो जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं उन लोगों को ट्रिब्यूट पेश करना जो हाई अचीवर्स हैं या वो लोग हैं जिन्होंने लेजेंड के लेवल पे काम किया है। तो आज 17 जुलाई है। अलबेला जी की आज डेथ एनिवर्सरी है। अलबेला जी एक बेहतरीन फिल्म, स्टेज एंड टीवी के एक्टर थे। आप 1940 में गोजरा में पैदा हुए। बहुत ही कम एज में आपको अदाकारी का शौक़ था, जिसको आपने परसू करने के लिए लाहौर का रुख किया। आप लाहौर शिफ्ट हुए, उसके बाद फिर आपने 50 साल तक इंडस्ट्री को सर्व किया और डिफरेंट फिल्म और थिएटर ड्रामों में आपने परफॉर्म किया। आपकी हिट पंजाबी फिल्मों में बाऊजी है, बदनाम है, इश्क नचावे, गली गली जैसी फिल्में शामिल हैं। अलबेला जी को एक बेहतरीन एक्टर के तौर पे पहचाना जाता है और 17 जुलाई 2004 को आप इस दुनिया से रुखसत हुए। दुआ है कि अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन। ब्रेक की तरफ चलते हैं व्यूअर्स। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो चेरी एंड लीची से रिलेटेड बात करेंगे। आज 2 टैलेंटेड भाई भी हमें ज्वाइन करेंगे। उन्होंने अपना नया सॉन्ग रिलीज़ किया है, हमने वो भी आपके साथ शेयर करना है। एंड देन ऑफ कोर्स हम अलबेला जी को ट्रिब्यूट भी पेश करेंगे। तो ये सब होगा आज के प्रोग्राम में इन मॉर्निंग एट होम। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स।
मैं बहुत मोहब्बत भरी निगाहों से अपनी बहुत ही लाडली और प्यारी ज़ैनब गोंदल को देख रही थी और हम लोग कह रहे थे ज़ैनब तुम्हारा वेट कम हो गया, कहती है नहीं मेरा वेट वहीं का वही है। हम इस वक्त डिस्कशन में मुब्तला थे कि हम ऑन एयर आ गए। न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ज़ैनब, एक बात हम हमेशा शो पे करते हैं, मैं चाहूँगी कि आज फिर याद कराएं, क्योंकि पता नहीं क्यों लोग निहारियाँ, कोरमे, बिरयानियाँ और मतलब हर चीज़ जिसमें गोश्त होता है या चले दालें भी होती हैं वो खानी तो नहीं भूलते, लेकिन सब्जियों से पता नहीं क्या दुश्मनी है, फलों से पता नहीं क्या दुश्मनी है। और आजकल तो ज़ैनब इतना माशाल्लाह माशाल्लाह फल आया हुआ है और अल्लाह हमेशा पाकिस्तान में इसी तरह मतलब लोग यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करवाते हैं, हमारा फल इतना अच्छा है पाकिस्तान का। और गर्मियों में इतने सारे फ्रूट्स होते हैं कि वो खाने का दिल करता है। और अल्लाह ताला ने इतने सारे जो फ्रूट्स दिए ना, वो देने का एक बेसिक मकसद ये था कि मॉनसून एक ऐसा सीज़न होता है जिसके अंदर आपको डिहाइड्रेशन, आपको पसीना आना, गर्मी का लगना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर हम देखें, बड़े बूढ़े ये कहा करते थे कि आजकल के सीज़न में खून पानी एक हो जाता है। उसका मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है कि आपकी जो कौन से बड़े बूढ़ों के साथ आप उठती बैठती हैं? कसम से ऐसी आपको नहीं बातें ज़ैनब कहती है जो मैंने ज़िंदगी में नहीं, मैंने एक्चुअली कभी नहीं सुना कि इस मौसम में खून पानी एक हो आप जाए। किसी से पूछिएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है और आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा पानी की कमी हो समझ रही आ होती गई है कि वो चीज़ बस आप अंदर खून ही होता है, आपके अंदर पानी और नमकियात तो जीरो के बराबर, जीरो हो जाता है। अब समझ आई। अच्छा, तो उसके लिए फ्रूट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा इसलिए दिए गए हैं कि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना होने दी जाए। यहाँ पे एक और मैं आपको डिस्क्लेमर व्यूअर्स देना चाहूँगी। मैं बड़े दिनों से ये पता नहीं, मुझे कभी कभी फतूर चढ़ता है किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करने का। आपको याद है कुछ अर्सा पहले, बस 3-4 साल पुरानी बात है, कि जूसिंग बहुत इन थी, कि हर वक्त लोग जो है ना कुछ जूस डाइट्स पे भी चले जाते थे कि सारा दिन सिर्फ जूस पीना है। बिल्कुल। और ये जूसेस की कॉम्बिनेशन और ये फलों की कॉम्बिनेशन, फल और जूसेस के फल और फ्रूट्स को कंबाइन करके जूसेस बनाते थे। बहुत से लोग उस डाइट पे गए और हाँ 2-4-5 दिन तो वेट कम होता भी था, क्योंकि जाहिर ही आप कुछ खा पी नहीं रहे, आप सिर्फ जूसेस ले रहे हैं। लेकिन व्यूअर्स, एक्चुअली जूसिंग एक बहुत अनहेल्दी चीज़ है। एग्जैक्टली। ये एक ट्रेंड चला था और हर जगह जूसेस और ये वो चीज़ें बिकनी शुरू हो गई थी। लोग अब बॉटल्स में भी फ्रेश जूसेस को बॉटल करके करते हैं। अव्वल तो जूस जैसे ही निकालें उसको विदिन हाफ एन आवर कंज्यूम करना चाहिए, वरना उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जीरो हो जाती है। सही कह रही हूँ कि गलत? तो मैं चाहती हूँ कि ये भी एक बात क्लियर करें कि अभी हम जो फलों की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि उसका जूस निकाल के पिएं। बिल्कुल। और अगर आपने उसको पीना भी है तो फिर पूरे के पूरे फल को ऑब्वियसली छिलका और बीज निकाल के, जैसे कि चेरी की बात कर रहे हैं और हम लीची की, तो स्मूदी बना लें, लेकिन उसका सिर्फ जूस निकाल के उसका सारा फाइबर ना ज़ाया करें, क्योंकि आपको बहुत मेजर इंसुलिन स्पाइक देते हैं, जिससे फिर भूख भी लगती है और फिर मसाइल भी पैदा होते हैं। असल होता यही है ना कि जब हम एक फ्रूट का जूस निकालते हैं, सारा फाइबर निकल गया, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो गए, पीछे सिर्फ शुगर कंटेंट बचता है। ऊपर से हमारे यहाँ बड़ा गंदा रिवाज भी है उसके अंदर चीनी या नमक डाल देने का, तो वो चीनी बहुत ज़्यादा होने की वजह से शुगर स्पाइक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं और हम जो है वो बीमारियों की तरफ जा रहे होते हैं। हालांकि हम एक हेल्दी चीज़ ले रहे हैं। ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट चलता है, जिम से निकले, जिम से निकलते ही जी हमने फ्रेश जूसेस की तरफ जाना है। भाई जितना आप बर्न करके आए उससे ज़्यादा कैलोरीज आप गेन कर लोगे, उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इसलिए फ्रूट्स जब भी खाएं, फ्रूट खाएं और उसको इंजॉय करके खाएं कि उसका अपना टेस्ट क्या है, ऊपर नमक मिर्च ये वो डाल के ना खाएं। जूसेस अगर लेने हैं, जैसे बात की, स्मूदीज़ में लें ताकि उसका फाइबर अंदर जाए और आधे घंटे के अंदर अंदर निकाल के कंज्यूम कर लें। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि सबसे पहले आई थिंक हम चेरी की बात करते हैं, क्योंकि चेरी तो हर बंदा एंजॉय करता है। बड़े कम लोग हैं जो कहेंगे कि हमें चेरी नहीं पसंद। हाँ, टिन वाली चेरी बड़े कम लोगों को पसंद होती है क्योंकि उसका जायका बड़ा अजीब सा होता है। बिल्कुल। फ्रेश चेरी जो आजकल इन सीज़न है, उसके बारे में बताएं। चेरीज़ की अगर हम बात करें, वो जितनी देखने में खूबसूरत होती हैं उतनी ही हमारे अंदर जाके वो खूबसूरती और एक निखार जो है वो देती हैं। सबसे पहले हम स्किन का फ़ायदा उस पर जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि उनकी स्किन जो है वो डिस्कलर हो जाती है, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है और एजिंग की तरफ वो लोग स्पीड से जा रहे होते हैं, अगर वो चेरी का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपनी स्किन को बहुत अच्छा जो है वो नरिश कर सकते हैं। क्योंकि चेरी में अगर हम वाइटामिन्स की बात करें, न्यूट्रिएंट्स की बात करें और एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो वो बेशुमार होते हैं। चेरी इतनी सी होती है लेकिन अगर हम उसके फ़ायदे देखें तो वो बेतहाशा होते हैं। और उसमें सबसे पहले वो ये करती है कि वाइटामिन्स जो हैं वो हमारी बॉडी में इतने ज़्यादा
भर के दे रहे होते हैं हमें कि हमारी जो स्किन होती है वो एक निखार, एक पिंकिश ग्लो जो हमें चाहिए होता है ना, वो आना शुरू हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं हमेशा स्किन वाइटनिंग नहीं, स्किन ग्लो, तो चेरी का हम मास्क भी लगा सकते हैं स्किन पे बनाकर, उसको सिंपल ब्लेंड करें। मैं तो उसमें एज सच कुछ नहीं कहूँगी ऐड करें, थोड़ा सा मैदा सिर्फ उसको जो है वो पेस्ट बनाने के लिए डाल लें और उसको स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई करें, लेकिन हमेशा अपवर्ड्स अप्लाई करेंगे, उसको 15 मिनट रखें और वॉश कर दें। बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। आपको कुछ इस सीजन में लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चेरी से तो स्किन स्टेन हो जाती है, तो अगर डायरेक्ट लगाएंगे तो क्या उसमें मैदा डाल देंगे ना, अच्छा, तो वो नहीं होगी उससे, वो पिंकिश सा जो हम चाह रहे होते हैं ना टेंट ग्लो सा, आ जाएगा, वो आना शुरू हो जाता है। ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करें बीमारियों में और जो बॉडी को ज़रूरत है उसमें, कैंसर से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं, मैक्सिमम फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और फ्री रेडिकल्स बॉडी में जो होते हैं वो निकाल देते हैं। अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं पहले मैं ये बता देती हूँ। फ्री रेडिकल्स ये होते हैं, हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, उसके नतीजे में हमारी बॉडी जो है वो रेडिकल्स प्रोड्यूस कर रही होती है, यानी इन रिज़ल्ट कुछ भी प्रोड्यूस जो हो रहा होता है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। और जैसे ही हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट या फ्रूट ले रहे होते हैं तो वो हमारी बॉडी से उन फ्री रेडिकल्स को निकाल देता है, यानी हम कैंसर से डायरेक्टली बच सकते हैं। अब कैंसर से तो बच लिया, लेकिन शुगर और ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमारे यहाँ बहुत आम होता जा रहा है। चेरी जो है वो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड के लेवल्स को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करती है। जब हम कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड के लेवल्स को रिड्यूस कर लेते हैं तो उससे होता ये है कि हमारे शुगर और ब्लड प्रेशर भी लोअर रहना शुरू हो जाते हैं। इसमें पोटेशियम बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद होता है। आज हम जिन दोनों फ्रूट्स की बात करें, दोनों में पोटेशियम लेवल्स बहुत अच्छे हैं। जब पोटेशियम और सोडियम का हमारी बॉडी में एक लेवल मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। पोटेशियम जब ज़्यादा लेते हैं ऑटोमेटिकली सोडियम नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा, आप देखती हैं नमक जो है अब वो इसका डाल रहे ये होते हैं। मतलब नहीं है कि अगर पोटेशियम से सोडियम बैलेंस हो जाता है तो सोडियम यानी कि नमक, तो आप नमक इतना खाना शुरू कर दें कि बस हम साथ में पोटेशियम ले लेंगे। बैलेंस में चलना बड़ा ज़रूरी है। और वैसे भी ज़्यादा नमक ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए, इवन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, टू मच सॉल्ट एंड टू मच शुगर दोनों बड़ा हार्मफुल है। आम इंसान जो है, जैसे मैं हूँ, आप हैं, हम भी अगर बहुत ज़्यादा नमक और चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो बाय द एंड हम भी बीमारियों को ही लीड कर रहे होंगे। क्योंकि जब आप नमक ज़्यादा खाते हैं ना, आपकी बॉडी में एडीमा यानी कि स्वेलिंग होने की भी मेजर प्रॉब्लम हो जाती है। वाटर रिटेंशन होना शुरू हो जाती है, उससे एडिमा होता है। अच्छा, अब इसमें हम बात करते हैं कि जिन लोगों में एनीमिया होता है, ब्लड की डेफिशिएंसी होती है, या अक्सर हम कहते हैं कि चेहरा पीला पड़ रहा है, उसको भी रिकवर करने में चेरी जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा साथ देती है। लेकिन अब ये करना कि पूरा डब्बा एक टाइम पे खा जाना या बहुत ज़्यादा चेरीज़ खाना, वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। मैक्सिमम चेरीज़ जो आप एक टाइम पे खा सकते हो वो तकरीबन आप 15 चेरीज़। आज आप कहेंगे क्या बात है, 15 इसने कह दी। मैं हैरान हूँ, वरना दो या तीन खुबानी, 2 खा लें, 2 आड़ू खा लें, 2 मतलब 1 आड़ू खा लें, 2 आलू बुखारे खा लें। अब मैं खा रही हूँ, आपने जब से मुझे कहा है कि 2 खुबानी और 2 आलू बुखारे जुगन खाने ही खाने, और खुबानी का बीज भी खाना है, वो मतलब पूरा नहीं, मतलब अंदर से बादाम उसका निकाल के मैं कर रही हूँ। एंड जेन्युइनली आई एम फीलिंग अ डिफरेंस, अ ग्लो। बट 2 खुबानियों पे कहाँ हाथ रुकता है? तो चले 15 चेरी की इजाज़त दे दी, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन। अच्छा, 15 चेरीज जो है, अब 15 काउंट हो रही है कि हाथ पे वो कितनी को आएंगी। अब बात ये है कि शुगर पेशेंट्स जो हैं वो भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। 15 नहीं, अच्छा 7 से 10 के दरमियान। जाहिर है शुगर पेशेंट्स के लिए एक हम कैलोरी में भी और शुगर में भी डेफिसिट में जाते हैं, क्योंकि जितना मर्जी हम कह लें फ्रूट के अंदर जो शुगर होता है वो शुगर पेशेंट की स्पाइक देता ही देता है शुगर। और यहाँ पे अब अगर हम फ्रूट की बात करें तो ना तो हम जूस की बात कर रहे हैं, ना ही जैम्स की। देखिए चेरी का जैम बड़ा मज़े का होता है और मार्केट में इजीली अवेलेबल भी है अब, और डिफरेंट ब्रांड्स को बना भी रहे हैं। चेरी जैम लाइक आई सेड इज़ डिलिशियस। अब आप अगर कोई मीठा बना रहे हैं, जिस टोस्ट के ऊपर उसको खा सकते हैं, बट याद रखें जैम के अंदर चीनी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए कहते हैं कि मतलब जैम भी वंस अ वीक आपने खा लिया, हर 2 हफ्ते के बाद खा लिया। ये नहीं कि डेली आप सुबह मक्खन लगा रहे हैं, टोस्ट पे जैम लगा रहे हैं और उसको खा रहे हैं। मीठा बनाने में चेरी जैम यूज़फुल होता है, लेकिन अगर आप फ्रेश चेरीज़ को भी यूज़ करें तो इट्स परफेक्टली बेसिकली चेरी जैम अगर हम बात करें वो बनता कैसे है, चेरीज़ को पील ऑफ करके उसको पकाया जाता है पहले पानी के अंदर, उसके अंदर और फिर उसके अंदर चीनी डालते हैं और भर जेलेटिन के डालते हैं। एग्जैक्टली। तो दोनों ही चीज़ें, अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो भी वो बहुत आपके लिए कह लें कि एक क्या ही मैं कहूँ उसमें और बहुत वेट गेन में भी देखें, वेट गेन भी अगर करना है ना, लोग जो कहते हैं ना हमें वजन बढ़ाना है,
तो आपने चर्बी नहीं जिस्म में बढ़ानी, आपने मसल बढ़ाना है एग्जैक्टली। ताकि वो सारी ज़िंदगी आपके लिए हेल्पफुल हो और कभी आप अपना वेट रिड्यूस भी करना चाहें तो आपको इशू ना आए। मसल जब आप अपनी बॉडी में बनाते हैं उसका बेनिफिट ज़्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली मेहनत भी ज़्यादा है उसके ऊपर। बिल्कुल, लेकिन मेहनत करने का फिर रिवॉर्ड भी तो पर वही मिलता है वाली ना। बात है ना, प्रोटीन खाएं। वो मतलब चीनी, देखिए चीनी को हम हमेशा कहते हैं वाइट शुगर को आप जहर समझें, उसको वाइट पॉइजन भी लोग कहते हैं। ट्रू। और उसकी इतनी बुरी एडिक्शन होती है, लोग कहते हैं कि कोकेन की एडिक्शन से ज़्यादा बुरी एडिक्शन होती है चीनी की। ट्रू, तो ऐसे ही है। प्लीज़ व्यूअर्स, चीनी, बहुत ज़्यादा नमक, आपको जब नेचुरल चीज़ों से, देखिए फल के ऊपर चीनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम डालते हैं। उस दिन मैं किसी के घर गई तो उन्होंने ना मैंगो क्रीम बनाई हुई थी, उसमें उन्होंने नट्स भी डाले हुए थे, मैंगो भी डाला हुआ था, क्रीम भी थी। अच्छा, वहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन उन्होंने क्रीम के अंदर भी ना आइसिंग शुगर डाल के उसको Oh फेंटा my हुआ था। आम भी मीठे, वो भी मीठा, एक निवाले से ज़्यादा खाया नहीं गया। वो कहते हैं ना दिल मीठा हो जाता है उससे, इतना दिल खराब होता है उससे। सो चेरीज़ भी एक ऐसी चीज़ है, बाय द वे चेरी क्रीम भी बड़े मज़े की बनती है कि चेरीज़ को आपने कट किया, उसको थोड़ी सी क्रीम में टॉस कर दिया, बट देन अगेन क्रीम इज़ वेरी हाई इन फैट। ट्रू। अगर आप लो फैट ले भी रहे हैं तो मैक्सिमम 1-2 चम्मच ले लें आप क्रीम की, और बाकी आप चेरीज़ ले लें। चेरी का एक बेनिफिट जो कह लें कि आउट ऑफ द वर्ल्ड है, वो ये है कि इसके अंदर मेलाटोनिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और मेलाटोनिन जो होता है वो हमारा स्ट्रेस को कंट्रोल करने वाला हार्मोन होता है, हमारी नींद के लिए बहुत अच्छा होता है। अब जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, या अक्सर वो हम सुनते हैं, हम मजाक भी उड़ाते हैं कि भाई इसको क्यों नहीं नींद आ रही, ये प्रॉब्लम्स होते हैं, और बजाय हम उनका मजाक उड़ाएं लोगों का, हमें साथ देना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, इसके साथ लीची की अब बात करना चाहूँगी। अगर हम लीची की बात करें तो लीची की, जैसे मैंने बात की पहले, कि ये पोटेशियम में बहुत अच्छी है लीची भी, लेकिन लीची से लोगों को अक्सर मसला ये रहता है कि वो खाने में अच्छी नहीं लग रही होती, वो छील के क्या करें। हाँ, वो मेरा बेटा हसन जो है उसको जब भी देते हैं ना लीची, तो वो आगे से घूम के कहता है मामा व्हाई इज इट सो, इट्स सो वियर्ड। मैं कहा वियर्ड, तौबा इस्तगफार, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि लीची खाना अफोर्ड करते हो। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये व्यूअर्स के कंसिडरिंग के अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करना आजकल कितना मुश्किल है। इंसान अगर फल अफोर्ड करता है और फिर भी ना खाए तो बहुत बड़ी उसकी क्या ही बात है। मतलब फिर आप अपने साथ नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल। एक तो हमारे वो भाई बहन हैं जो नहीं अफोर्ड करते। बिल्कुल। और मैं ये भी आपको रिक्वेस्ट करूंगी व्यूअर्स कि जब खुद अपने लिए फल वगैरह लेने के लिए जाते हैं तो एक थैला बना ले फल का, जिसमें 2-4 किस्म के मुख्तलिफ आपने फल डाल दिए और किसी ऐसी फैमिली, किसी ऐसी घर को दे दिया जहाँ पे आपको पता है अफोर्ड नहीं करते। और हम सब जानते होते हैं आपके घर में ऐसे लोग काम करते हैं जो आते हैं, जॉब करते हैं, चले जाते हैं, जो आने जाने वाले वर्कर्स होते हैं, उनको मंगा दिया करें घर में। जब अब हर रोज़ लोग अपने घरों में आम खा रहे हैं जो अफोर्ड करते हैं, एक्स्ट्रा 2 किलो मंगा के अपने घर के स्टाफ या 1 किलो मंगा के अपने स्टाफ को भी एटलीस्ट 2-3 दफ़ा हफ्ते में फल सब्जियाँ तो खिलाएं ना। मतलब ये एक वो चीज़ है कि ये एक बड़ी, मतलब आप लोगों की सेहत में बिल्कुल रोल प्ले कर सकते हो। अच्छा, तो लीची के बेनिफिट्स, लीची सबसे ज़्यादा जो है, जैसे मैंने कहा कि वो खाने में अच्छी नहीं लग रही होती, तो मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि हमने लीची कभी खाई नहीं, हमने लीची कभी ट्राई नहीं की। इतने मज़े की होती है। एग्जैक्टली, इतना मज़ा आता है। और अगर हम उसके बेनिफिट्स की बात करें, मुझे उस दिन किसी ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया। उसने मुझे कहा कि तुम तो हर चीज़ इसलिए खा लेती हो कि अच्छा मैंने इसके ये बेनिफिट्स पढ़े थे, इसका ये फ़ायदा है, मैं इसलिए ये चीज़ खा रही हूँ। कि भाई आपके ख्याल से जब शुरू में दुनिया की, जब लोग हंटर्स थे और गैदरर्स थे, यानी कि मर्द निकलते थे वो हंटिंग करते थे, ख़वातीन जो हैं वो ये करती थी, और मतलब लोग बाकायदा केव्स में, गारों में रहते थे। बिल्कुल। उस ज़माने में आपके ख्याल से लोग ये सोचते थे कि ये मैं खाऊं, इसमें ये ना खाऊं, इसकी कैलोरीज का वो, उस वक्त लोग एक्टिव भी बहुत थे। एग्जैक्टली। और खाते हेल्दी, बीमारी भी नहीं थी, और बीमारियां भी नहीं थी, और बीमारियां बहुत कम थी क्योंकि नेचुरल चीज़ें खाते थे। बिल्कुल। उधर तो उस जमाने में तो लोग जो निकलते थे, जो फल लगे हुए होते थे उनको उतार के खाते थे, जो सब्जियां ज़मीन पे उगती थी उनको निकाल के उनको बनाते थे, एंड ऑब्वियसली गोश्त वगैरह तो पकड़ते थे और खाते थे जानवर। बट द पॉइंट इज हम इतना ज़्यादा अब सोचना शुरू हो गए कि ये खाऊं, ये ना खाऊं, अच्छा इसमें ये, इसमें वो। भाई फल सब्जियां तो वाफिर मिकदार में खाएं, हाँ फ्रेंच फ्राइज ना खाएं, उन पे हम नहीं ना सोचते।
हम फ्राइज पे नहीं सोचेंगे, हम जो मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, प्रोसेस चीज़ें हैं, उन पे नहीं सोचेंगे। लेकिन हम जो है फल सब्जी को ज़्यादा प्रमोट इसलिए मैं करती अब हूँ। देखो ना, हमने किचन में पिज्ज़ा बना रहे हैं, अच्छा, ठीक है, और पिज्ज़ा के ऊपर हमने चीज़ भी वो वाली डाली है, अपनी डीन्स चीज़ डाली है जो प्योर डेयरी है, मतलब उसके हमने इंग्रेडिएंट्स का पता है, मैं पता है जैसे मैं अंदर एंटर हुई हूँ मैंने आपसे पूछा नहीं इतने मज़े की स्मेल कैसे आ रही है, आपने मुझे बताया हमने बड़े वेजिटेबल्स और और देखो चीज़ ना और वेजिटेबल्स, हमने उसमें ऑलिव्स भी डाले हैं, हमने उसमें अनियंस भी डाली हैं, शिमला मिर्च भी डाली है। देखिए वो चीज़ जिसको टेक्निकली लोग अनहेल्दी कंसिडर करते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा, उसको आप बड़े हेल्दी अंदाज में भी बना सकते हैं। और डो अगर आप घर पे बनाएंगे, आप उसको व्हीट पेस्ट डो भी बना सकते हैं। और हालांकि अगर पिज़्ज़े की बात हम करें तो पिज़्ज़ा इज़ समथिंग जिसके अंदर हम प्रोटीन्स भी ले सकते हैं, कार्ब्स भी ले सकते हैं, वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं, ऑलिव्स जो हैं वो भी ले रहे हैं, तो एक बड़ी मज़े की सोर्स जो है वो हमारे लिए बन सकती और है। बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे इतनी भाग दौड़ करते हैं, और बड़े भी एक स्लाइस खा लें आराम से। सो द पॉइंट इज, एंड साथ में एक बोल खा लें सैलेड का, यू आर गुड टू गो। देखिए भूखा नहीं मरना, बिल्कुल, Healthy- मैं बस उठ के सीधा उधर ही जा रही हूँ। हम आपको खिलाएंगे। हाँ, मैं सीधा उधर ही जा रही हूँ। बल्कि पिज्ज़ा तैयार भी हो गया ना, एक दिखाएंगी जरा, ये देखिए हमारा डीन्स का पिज्ज़ा भी तैयार हो गया। ये देखिए आपसे बातें करते हुए विद इन 15-20 मिनट्स हमने आपको ये इधर ही रहेगा। हाँ, ये देखिए पिज़्ज़ा तैयार हो गया, गुड टू गो। सो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है व्यूअर्स, अगर आपके घर बच्चे आ रहे हैं, अगर आपके घर कोई गेट टुगेदर है फ्रेंड्स वगैरह के लिए, बाहर से चीज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल। अच्छा, विल कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन, लेकिन ब्रेक के बाद हमें दो बड़े टैलेंटेड आर्टिस्ट ज्वाइन करने जा रहे हैं, दो भाई ज्वाइन करने जा रहे हैं, जो रिनाउंड म्यूज़िक डायरेक्टर, कंपोज़र, सॉन्ग राइटर एंड सिंगर साहिर अली बग्गा के बेटे हैं, और एक बहुत टैलेंटेड सिंगर हैं और दूसरे म्यूज़िक प्रोड्यूसर और अमेजिंग ड्रमर हैं। तो दोनों को इन्वाइट करते हैं ब्रेक के बाद। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क हम कोशिश करते हैं अपने यंग एंड टैलेंटेड आर्टिस्ट को प्रमोट करें, जो अपना नाम बनाना चाहते हैं, जो अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं इंडिपेंडेंटली। और व्यूअर्स, नॉट जस्ट पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क और मैं, बट ज़ैनब गोंदल भी अपने प्लेटफॉर्म पे भी, अपने पॉडकास्ट पे भी यंग लोगों को प्रमोट करती हैं। तो हमने सोचा कि आज मिल के हम इंट्रोड्यूस कराएंगे आपको उन दो बहुत ही टैलेंटेड बच्चों को, जो खुद तो बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन इनके आगे बहुत मुश्किल टास्क है। मुश्किल टास्क इस तरह से कि वो एक बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, एक बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट के बच्चे हैं, खुद भी एक डायरेक्टर हैं, कंपोज़र हैं, सॉन्ग राइटर हैं, सिंगर हैं। मैं बात कर रही हूँ अबाउट द ब्रिलियंट साहिर अली बग्गा। उनके दोनों साहबजादे आज हमारे साथ हैं। मेरे लिए तो खैर बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि जब भी आप अपने कॉलीग्स के या अपने जानने वालों के बच्चों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, आपको खुशी भी होती है, लेकिन आपको थोड़ा डर भी लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि जब बाप का इतना बड़ा नाम हो तो बच्चों को अपने आप को इस्टेब्लिश करने में और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उनके लिए और ज़्यादा टफ टास्क हो जाता है। और स्पेशली वो बच्चे जिनके अब्बा ने कहा है कि भाई जो करना है खुद करना है, मैंने भी अपने आप को खुद बनाया, जो बनाया तुमने भी यही करना है। और इसी तरह के लोग, बल्कि अभी कराची में पिछले दिनों में थी तो वजाहत भाई, वजाहत रऊफ़ एंड शाज़िया वजाहत के बेटे आशिर, उनकी नई मूवी निकली है। तो मैं यही कह रही थी कि देखो इन माँ बाप को देखो कि उन्होंने अपने बच्चों को कहा कि भाई खुद करना है, जो करना है खुद करना है। अच्छा, और ये वो लोग हैं जो नेपोटिज्म में नहीं बिलीव करते, ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि भाई ठीक है हम अगर हैं तो हैं, लेकिन करना खुद है। बिल्कुल। और ये भी एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। हमारे साथ आज़ान अली बग्गा हैं, अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम। और ज़ाहिर अली बग्गा हैं, अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कि अब्बू का तो रुझान है म्यूज़िक की तरफ, बट दोनों इस तरफ निकल पड़े, क्या कहानी है? कहानी यही है कि म्यूज़िक और स्टूडियोज़ वगैरह सब कुछ हमारे घर में ही है। जो OSTs बनते हैं हमारे घर में, जो फिल्म म्यूज़िक होता है वो नहीं, बट देखो बाबा बहुत प्रोफेशनल है, मैं जानती हूँ आपके बाबा को, और वो इतनी सी भी मार्जिन नहीं देते कि बंदा वो हो। तो आप लोग वहाँ पे मतलब जब ये काम चल रहा होता है तो देखने की इजाज़त होती है, पार्टिसिपेट करते हो? जी बिल्कुल, देखने की इजाज़त होती है, अगर हम खामोश होकर बैठे रहें, बोले ना बीच में। अगर रिकॉर्डिंग हो रही है, मतलब कि अभी तो बीच में आवाज़ नहीं चाहिए, तो हम देख सकते हैं बैठ के कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या कंपोज कर रहा है, कौन कैसे इंस्ट्रूमेंटली मतलब उस ट्रैक को फिल कर रहा है। तो हम वो देख सकते हैं। वो देख के हम दोनों आहिस्ता आहिस्ता खुद करने लग गए।
फिर पापा ने हमें अपना छोटा सा स्टूडियो बना के दिया घर में ही, तो हम खुद बनाते हैं म्यूज़िक अब। तो वो अब आपका वो जो कहते हैं ना आपका परे है, आपके अपना सेटअप हमारा है, अपना setup है। बाबा का अपना सेटअप। अपना सेटअप। अच्छा, यू आर अ सिंगर या और आप म्यूजिक भी कंपोज कर रहे हो और साथ में ड्रमर भी हो। ड्रमिंग की तरफ रुझान कैसे हुआ? ड्रमिंग तो कोई भी नहीं करता ना फैमिली में। ड्रमिंग पापा बहुत अच्छी करते थे। अच्छा अमेजिंग ड्रमर। आई मीन अच्छा, आई डिडंट रियलाइज दैट साहब वो म्यूजिक कंपोजिंग की तरफ आ गए और ही सच अ ब्रिलियंट कंपोजर कि उनको वक्त ही नहीं मिलता एज अ होगा। ड्रमर वो इंडस्ट्री में मतलब उन्होंने पहचान बनाई। उसके बाद वो जाके जब जवाद अहमद के साथ उन्होंने जब कोलैब किया तो कंपोजिंग वगैरह शुरू हो गई, म्यूजिक डायरेक्शन शुरू हो गई। पापा बहुत अच्छे ड्रमर हैं। वाओ, ओके। स्टिल ही इज। बगा भाई को कहना पड़ेगा कि बगा भाई कभी घर पे सेशन हो तो हमें भी बुला लें, हम भी एंजॉय करें, बिकॉज आई लव द ड्रम्स। हाँ, बहुत मुझे मज़ा आता है। परकशन इंस्ट्रूमेंट्स बड़ी पसंद है। हर बंदे की अपनी एक फील, एक वाइब होती है ना। सम पीपल लव द गिटार, सम पीपल लाइक द पियानो। मुझे परकशन इंस्ट्रूमेंट्स बड़ी हाँ, पसंद हमारे इवन हमारे दादा भी स्टार्टिंग में हमें एज अ परकशनिस्ट मतलब ना जितने भी ड्रम्स हैं मतलब तबला हो गया वो हमें इसी से सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाते थे कि ये हमारी मेन चीज़ है। दादा जो हमारे दादा हैं हम जो आप देखें ना कि जनरेशन टू जनरेशन टू जनरेशन एक चीज़ चल रही है और वही वाली बात है ना, व्यूअर्स सीख के आओ काम करने तो एक मुख्तलिफ एक्सपीरियंस। अच्छा, तो अपना बताओ मुझे जाहिर। जी फ़िलहाल तो मैंने अभी गाना बनाया अज़ान का, तो डिसाइड मी, बट उसके बाद ये दरअसल ना मेरे साथ हमारा प्लान है कि हम आगे अब कॉन्सर्ट्स में भी ये एज अ ड्रमर मेरे साथ परफॉर्म करेगा और म्यूजिक भी कंपोज कर। म्यूजिक भी नहीं कंपोज मैं करता हूँ। अच्छा, compose कंपोज और आप लिखता करते मैं हैं। हूँ। सो यू आर द म्यूजिक प्रोड्यूसर। He's the producer, he's the arranger. ओके 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 ओके, सॉरी अबाउट दैट। यस, सो यू आर द म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड ड्रमर एंड आप जो हैं योर द म्यूजिक डायरेक्टर एंड द म्यूजिक कंपोजर एंड द सिंगर Songwriter, एंड सॉन्ग राइटर। And singer. अच्छा, दोनों मिलके ही सारा कुछ कर रहे हो, सब पूरा टोटल पैकेज टू में हमें वन मिल गया। इंस्ट्रूमेंटली भी लिखने में भी कंपोजिशन में भी और अरेंजमेंट्स में भी सब कुछ। कोई नाम सोचा है कोई बैंड का या बस सोचा है कि इसी तरह हम अपने बचपन में उसको कहते थे बग्गा ब्रोस। हाँ? बचपन में उसको बग्गा ब्रोस कहते थे। I like it. I like Bugga Bros. बग्गा ब्रोस अच्छा है। I love the name Bugga Bros. इट्स अमेजिंग, बड़ा डिफरेंट सा मजे का। कैची नाम है और मुंह पे चढ़ने फिर वाला। यही कर लेते हैं I love Bugga Bros. I think it's great. बग्गा ब्रोस। And the point is, देखो बग्गा भाई ने इतने लोगों को स्टार्ट भी दी है कि एट द एंड ऑफ द डे अगर और भी लोग हिस्सा बन जाते हैं उसका तो वो भी बग्गा ब्रोस ही होंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कौन सा आर्टिस्ट है इस इंडस्ट्री में जो कह सकता है कि उसको बग्गा भाई ने या हेल्प नहीं की, सपोर्ट नहीं की या पुश नहीं किया। ऐसा ही और यंग आर्टिस्ट को तो इतना उन्होंने प्रमोट इतना किया। promote अच्छा, तुम लोगों को कितना हेल्प करते हैं, सच्ची सच्ची बताना है, जी। तुम लोगों को कितना हेल्प करते हैं दोनों बाप कमाल करते हैं, मैंने तो ये देखा है। हम उनसे क्या कहते हैं ज़ाहिरी बात है उनमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो कोई भी चीज़ जहाँ पे मैं अटक जाए क्या अब भाई ये समझ नहीं आ रहा है इसके कुछ बता दें, वहाँ थोड़ा पे सा ज़्यादा इशारा- मत बताएं, हम इशारा कर दे लेंगे, देते हैं। थोड़ा सा बता दें। ये जैसे ये कह रहे हैं कि इशारा दे देते हैं हमें कि इसको ऐसे कर लो, ऐसे ज़्यादा बेहतर है, तो हम वैसे कर लेते हैं। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ व्यूअर्स, हमने बग्गा भाई को भी कहा कि आप भी ज़रूर आएँ, आपका तो अपना चैनल है PTV। उनका जवाब मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि देखो मैंने सजेस्ट किया है इनका गाना सुन लो, अगर पसंद आता है तो उनको शो पे बुला लेना, बिल्कुल ये प्रेशर नहीं है कि मतलब मुझे बड़ी अच्छी लगी बात। और उन्होंने कहा मैंने नहीं आना क्योंकि मैंने बच्चों को ओवरशैडो नहीं करना, बिल्कुल। वो आए अपना नाम खुद बनाएं। और आपका यूट्यूब का चैनल भी इंडिपेंडेंट है ना, जी, उसका नाम क्या है? अजान अली बग्गा। अजान अली बग्गा। और उस पे आपका अच्छा, अब इस गाने के बारे में बताओ जो हम सुनने वाले हैं। बिसाइड मी, ठीक है, ये 1-1.5 साल पहले मैंने ये लिखा कंपोज किया था। हाँ? 2 साल 2 साल जी बहुत पुराना है। हाँ, हमने बल्कि मैंने इसको कंपोज और लिखा, उसके बाद मैंने कैलेंडर भी है साथ साथ हमारा, कैलेंडर हमारा साथ है, इसको प्रॉपर सारा कैलेंडर भी है हमारा। इसको इन चीज़ों का ज़्यादा असल में पता ये है भूल गया था क्योंकि हाँ, मैं बना के भूल गया था। मैं जो वॉइस मेमोज यानी जो फ़ोन में होते हैं ना रिकॉर्डिंग्स वगैरह, वो मैंने वापस चेक किए, मैं कहा यार कितनी अच्छी कॉम्पोजिशन है जो मैंने बनाई है। पता नहीं किसका मेमो ढूंढ रहा था, बिल्कुल कुछ और। अच्छा, फिर हाँ, तो फिर मैंने बाबा से और इससे शेयर किया कि लेट्स अरेंज इट, इसको बनाते हैं। फिर उसको बनाया और काफ़ी ट्रैक्स हमने रिजेक्ट की क्योंकि बहुत डिफरेंट सॉन्ग था। ये कभी लैटिन साउंड करता था, कभी पॉप साउंड करता था, तो हमें काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि इस ट्रैक को हम कैसे बनाएं। तो फिर एंड पे जब बिल्कुल वीडियो भी हमने शूट कर दी, फिर नकाश शानी हैदर शुजा अंकल के छोटे भाई हैं, वो बहुत क्लोज हैं हमारे, उनसे हमने कहा कि क्या आप इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या आप इसको मिक्स मास्टर कर सकते हो। तो फाइनल ट्रैक उन्होंने हमें बना के दिया। क्या बात है। तो बड़ा यूथ साउंड है उसमें, तो इसलिए
तो एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर तुम्हें कितना मुश्किल हुआ इस चीज़ को मैनेज करना? काफ़ी 1 साल लगा है। 1 साल 1 साल लगा है इस गाने को निकालने? बिल्कुल। और मेरी उनके जो साथ school वॉइस life भी थी और वो डेवलपमेंट भी stress था ना। यू नो इस गाने के हिसाब से ये वाली होनी चाहिए थी, 2 साल पहले वाली नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली आवाज़ भी तो चेंज Obviously होती है ना आवाज़ यंग बिल्कुल बच्चों की। हाँ। अच्छा, सो इस गाने से एक्सपेक्टेशन क्या है आप लोगों की? देखो जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं उसके पीछे एक फ़िलॉसफी होती है, एक सोच होती है। वो क्या सोच थी? बाबा ने हमें हमेशा यही कहा है कि ये मत सोचो कि कोई गाना फ्लॉप होता है, हिट होता है, तुम लोग बस अपना काम करो। गाना बनाना और उसको रिलीज़ कर देना ही सबसे बड़ी हिट है बेटा। बिल्कुल और आपका मुकाबला आपकी अपनी ज़ात के साथ है। बिल्कुल। और जिस दिन ये बात हम अपने पल्ले बांध लेंगे ना सारे कि बिल्कुल। यू आर नॉट कम्पीटिंग विद एनीवन, Anyone, हर no. बंदे की अपनी एक जगह है। ऑब्वियसली अब आप देखें कि एक तरफ अली जफर है, दूसरी तरफ दानियाल जफर है। दोनों अपनी जगह, मतलब अब अली जफर इज ऑब्वियसली अ बिगर स्टार एट दिस स्टेज, दानियल का अपना बट content है। दानियाल अपनी जगह बना रहा है। तो हर बंदे ने अपनी जगह बनानी है। हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। वेल ज़ैनब, आप क्या कहोगे? आई मीन जब मैं यंग टैलेंट को इस तरह आगे बढ़ते हुए देखती हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है। और देखो ये नहीं कि इन्होंने वेट किया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अपनी पढ़ाई भी साथ साथ चल रही है और साथ साथ ये भी। देखिए ना, हम जैसे हैं, आप पहले आ गई, मैं बाद में आपके पीछे पीछे आ गई, हमने किसी को बताया थोड़ी, बहनें हैं हम सीक्रेटली। सीधी सी बात है। देखिए जो बच्चे हैं जब आते हैं आगे और हम उनको ग्रो करता देखते हैं तो एक बड़ी एक्साइटमेंट लेवल जो पेरेंट्स का होता है ना, हम अक्सर कह रहे होते हैं कि जैसे बगा भाई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन जो खुशी उनको हो रही है ना इनकी नहीं, ग्रोथ but से। देखो ज़ैनब, आप भी एक यंग अचीवर हो। आपने बहुत छोटी एज पे अपनी सारी क्वालिफिकेशंस पूरी कर ली। इवन नाउ यू आर वेरी वेरी यंग। मुझे इजाज़त नहीं देती अपनी एज शेयर करने की, बट बहुत छोटी है उम्र में ये। एंड द पॉइंट इज यंग एज, देखो तो दुनिया बदल गई है। एक बिल्कुल। वक्त होता था कि 21-22 साल की उम्र के बाद पाकिस्तान में आपकी ज़िंदगी स्टार्ट होती, बिल्कुल। करियर स्टार्ट होता था। आई रिमेंबर आई वाज 17 जब मैंने एक तरह से काम करना भी शुरू कर दिया, साथ साथ पढ़ भी रही थी, तो लोग घूम के मुझे इस तरह देखते थे, कहते मतलब वाई। तो मैं कहती थी बाहर के मुल्क में 16 साल की उम्र पे बच्चे जॉब्स करनी शुरू कर देते हैं पढ़ाई के साथ साथ। और इसीलिए 30-35 साल की उम्र पे वो अपने घर चलो खरीद नहीं सकते तो मॉर्गेज तो कर लेते हैं। एटलीस्ट कर लेते हैं। हमें 50-60 साल की उम्र पे जाके कहीं हम लोग चीज़ें तो जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे, हम सोच रहे होते हैं 30-35 में भी जाके कि कैसे करना है, लेकिन जैसे ये दोनों हैं और उनका हमने जो है वो बातें और वो सब कुछ देखा है, तो उसमें यही है कि कितनी छोटी एज से ही डेवलप कर लिया है कि हमने ये करना है, ये गोल्स हैं, ये हमने अचीव करना है। जब हम गोल्स बना लेते हैं ना तो उनको अचीव करने की जो पहली रेस इन लोगों ने स्टार्ट कर ली है गाना बना देने की, आई थिंक वो अचीवमेंट है। आई एम सो प्राउड ऑफ दैम। एग्जैक्टली। और वो जो That is amazing. APS के इंसिडेंट के बाद भी जो गाना था जो बहुत फेमस हुआ था, वो भी आपने ही गाया था ना? जी, बड़ा माशाल्लाह। दुश्मन बना फिरता है। बड़ा दुश्मन बना फिरता है, और वो बहुत बड़ा बच्चों से लड़ता है, वो काफ़ी। बहुत बड़ा स्मैश हिट था। काफ़ी। वो उसकी इंस्पिरेशन ऑब्वियसली APS का इंसिडेंट थी, लेकिन आपको अप्रोच किया गया था, आपने खुद वो कैसे गाना बना था? हाँ, उसकी भी स्टोरी है। उस दिन मतलब काफ़ी क्या कहते हैं सिंगर्स को, जो मेल सिंगर्स थे उनको हमने अप्रोच किया था, लेकिन वो ये करना नहीं चाह रहे थे, यू नो कि टेररिज्म के खिलाफ है डर ये के वो, तो वो मारे। इसके वो नहीं आना चाहिए, मैं नाम नहीं लूँगा। फिर हमने सोचा कि वाक़या बच्चों पे है, तो बाबा ने सोचा कि हमें बच्चों किसी कोई बच्चा ही गाना गाए इस गाने को। तो काफ़ी सारे हमने जिनकी आवाज़ अच्छी थी, काफ़ी स्कूल से हमने बच्चों को कलेक्ट किया बाबा ने, और स्टूडियो में बुलाया, और इत्तेफाक से मैं भी उस वक्त चला गया। मैं बाबा मुझे भी ले जाए, मैं भी स्टूडियो में चला गया उस वक्त। तो काफ़ी बच्चे ट्राई कर रहे थे ये वो कि रिजेक्ट नहीं, ये वाला नहीं रिजेक्ट। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता ना बीच में बोलना शुरू होगा कि ऐसे गाओ, इसको थोड़ा सा ऐसे करके। तो मुझे डांट पड़ गई बाबा से कि तुम बीच में ना बोलो, मुझे करने दो। फिर मेरे अंदर भी आ गया, मैं कहा बाबा मुझे ट्राई करने दो एक बार, Audition मैं करने ट्राई दे करूँ। मुझे, हाँ। हाँ, अगर मुझे भी ऑडिशन कर लें, मैं भी आपका ही बेटा हूँ, मुझे ट्राई कर लें। बाबा कहे, इसीलिए तो ऑडिशन नहीं कर रहे थे पुत्र, क्योंकि आपके अब्बू उसूल के बहुत पक्के बिल्कुल हैं। वो नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें, वो श्योर नहीं थे कि मैं गाता हूँ, मुझे भी नहीं पता था मैं गाता हूँ। तो पापा ने कहा ठीक है ट्राई कर लो। मैं ट्राई किया, और इंट्रो से लेके वर्स तक मैंने पूरा सही तरह गा दिया, क्योंकि मैं इतना सुन रहा था, आधा घंटा हो चुका था सुनते सुनते मुझे, कि सब बच्चे ट्राई कर रहे थे, तो मैंने गा दिया। तो फिर पापा ने कहा फिर चलो अगली लाइन करो, फिर अगली लाइन गा दी, फिर ऐसे पूरा गाना मैंने आधे घंटे में ख़त्म कर दिया। माशाल्लाह। तो बस बेटा अल्लाह करे आप दोनों कामयाब हों
और ये गाना जो है जो अभी आपने रिलीज़ किया इट्स ब्यूटीफुल एंड आई वांट के व्यूअर्स आप भी जाके ज़रूर अजान के यूट्यूब पे जाके सुने, इनको प्रमोट करें, इनके टैलेंट को प्रमोट करें। दोनों बच्चों को इन्होंने बड़ा एफर्ट किया है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बेटा। थैंक यू सो मच। आपसे सॉन्ग सुनते सुनते हम ब्रेक में जाएंगे, लेकिन फ्यूचर प्लान का बता दो यार। आई वांट टू नो बिकॉज आई एज समन जो आपको अपने घर का बच्चा कंसिडर करती है, आई वांट टू नो कि क्या सोचा है दोनों का, मैं जानना चाहती हूँ। फ्यूचर प्लान्स यही हम अपने आप को देखते हैं कि कॉन्सर्ट्स हैं, एल्बम्स हैं, ये हैं, इंटरव्यूज़ हैं जैसे आपके हैं ये वाले, हम ऐसे ही देखते हैं जैसे बाबा हैं, बाबा की तरह। जैसे बाबा हैं। भाई हमने तो बाबा से भी ज़्यादा बड़ा बनना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। व्हाट्स योर प्लान मिस्टर ड्रमर? व्हाट्स योर प्लान? मैंने हमेशा कभी फ्यूचर के बारे में सोचा नहीं, मैं बस अच्छा बाजान उसको छेड़ना। हाँ, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? क्या सोचा है तुमने? कुछ सोचा भी? मैं बस लगा रहता हूँ, बस लगा रहता हूँ। बस लगा रहता है। अब देखो ना, डिफरेंट सोच होती है, कुछ हाँ, लोग लगे रहते हैं। ये दरअसल वॉकिंग में फोकस करता है, ये इसको पता नहीं कि कहाँ पे कहते हैं, बस चलते रहो, काम करते रहो, ये इस तरह का है। बाबा भी इसको ही समझाते हैं। गुड एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड। दोनों का ही बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है। मिलजुल के आई थिंक आप एक दूसरे को बैलेंस में ही रखेंगे। बिल्कुल। ओके बग्गा ब्रोज, बग्गा ब्रो, ओवर टू यू गाइस, आ जाए। जी हाँ व्यूअर्स, वेलकम बैक। हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं एक लेजेंड को, एक ऐसे आर्टिस्ट को जो जब जिंदा थे तो लिविंग लेजेंड थे, और जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो एज ए लेजेंड इतना ब्रिलियंट काम पीछे छोड़ के गए कि आज भी अलबेला जी यानी कि अख्तर हुसैन साहब का कोई भी काम देखें तो इंसान वाह वाह करता है, बिकॉज ही वॉज अ फिनोमिनल आर्टिस्ट। लेकिन व्यूअर्स, आज आपको पता चलेगा कि फिनोमिनल आर्टिस्ट तो थे। आपने नोट किया होगा कि मैंने उनको कॉमेडियन नहीं बुलाया, बिकॉज वो एक आर्टिस्ट थे। एज एन एक्टर कॉमेडी में यकीनन आप लोगों ने उनको ज़्यादा देखा, बट एज अ सीरियस एक्टर ऑल्सो ही वॉज ब्रिलियंट, ही इज़ ब्रिलियंट। क्योंकि लेजेंड्स की यही तो बात होती है कि वो इस दुनिया में रहें या ना रहें, उनका काम हमेशा ज़िंदा रहता है। और हम लोग भी एज आर्टिस्ट यही दुआ कर सकते हैं कि कल को हम ना रहें तो हमारा काम ज़िंदा रहे। और अलबेला जी एक ऐसी ही पर्सनालिटी हैं, थे नहीं। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी है। हमने स्पेशली इनवाइट किया उनके साहबजादे, उनके लाडले रज़ा हुसैन साहब को, जिनको आप जानते हैं एज हनी अलबेला, हु इज़ एन एक्टर, अ कॉमेडियन, अ प्रोड्यूसर, और अगर मैं कहूँ कि अ ब्रिलियंट राइटर इन हिज ओन राइट तो ये बात गलत नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम हनी जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप तो खैर पूरे पाकिस्तान के हनी हैं, हम सबके लाडले हैं, और इंटरनेशनली भी माशाल्लाह आपको इतनी पसीराई मिलती है, बस इतनी ये रिस्पेक्ट मिलती है। अल्लाह की रहमत है और मेरे माँ बाप की दुआएं। और आज का दिन ख़ासकर मैं बस जब भी अबू की बरसी का दिन आता है तो वो दिन मेरा पूरा बड़ा बुझा बुझा सा गुजरता, पूरा ही। वैसे तो पूरी ज़िंदगी ही बुझ जाती है माँ बाप के बगैर, लेकिन ख़ास वो वक्त, वो टाइम मुझे याद आता है कि जब वो रुखसत हुए, तो ये वो चीज़ें हैं जिनका कभी यकीन आता नहीं कैसा होगा। और यूएस ये 2004 की बात है, यानी कि अब 19 साल जी हो बिल्कुल गए उनको इस दुनिया से गए हुए, लेकिन आपके लिए तो ये कल की बात हो, जी, बल्कि आज की बात है। आज की बात। और मैं असल में कोशिश करता हूँ कि मैं ज़्यादा डीपली ना हूँ, क्योंकि फिर मेरा निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट हनी जी, आज हम ना अलबेला जी को याद कर रहे हैं खुशी से। जी बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए खुशी से क्योंकि ये वो आदमी है, ये वो लेजेंड है जिसने इतने लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट, बेशक बेशक। और बाय द वे व्यूअर्स, सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं, ये आदमी ऑफ स्क्रीन इतना लोगों के काम आता था, इतने वो लोगों के काम आते थे कि जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा वैक्यूम आया उनके खून के रिश्तों के अलावा। वो फैमिली या फैमिलीज़ जिनको वो सपोर्ट करते थे या जिनको वो हेल्प करते थे, और बहुत से व्यूअर्स, यंग आर्टिस्ट को भी उन्होंने प्रमोट किया। ये वो खुले दिल के, वाह, खुले दिमाग और खुले दिल की पर्सनालिटी थे। बहुत बड़े लोग थे और अपनी जो इनिंग वो खेल के गए हैं,
बहुत छोटी इनिंग खेल के गए। देखिए 50 साल उन्होंने इंडस्ट्री को दिए जी दिए, क्योंकि उन्होंने बड़ी छोटी उम्र पे स्टार्ट किया, बिल्कुल लेकिन ऐसे। दुनिया से तो बहुत कम उम्र पे रुखसत हो गए, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। हमें जल्दी छोड़ गए। और उनकी ये ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं उनके साथ मेरा बड़ा टाइम गुजरा, और ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं जिस तरह मेरा सबसे छोटा बेटा जो है वो मेरे बगैर जो है ना उसका रहना मुश्किल हो जाता है, तो वो मुझे ढूंढता फिरता, मैं घर में भी मौजूद हूँ तो वो कहता है कि वो जिस तरह माओं के साथ नहीं होता जी, कि जी, बस जी। तू घर पे रहे, कि कुछ आंखों ना के करो, सामने बस रहो, आंखों के बस सामने आंखों के सामने रहो। तो मेरा भी यही सारा वो था। तो जब वो घर होते थे तो मैं उनके पीछे जहाँ बैठे वहाँ जाके चुप करके एक साइड पे बैठ जाऊँ, मैंने उनको देखा बहुत है। तो जब वो शूटिंग भी जाते थे तो मैं अम्मी से जिद करके, मम्मी कहते तुम इस टाइम कितने चले, मैं कही जी मैं जाना, तो नाल क्यों नहीं गया, मैं क्या मैं बात सेट पे चले जाना जहाँ वो शूटिंग कर रहे होते थे, ड्रामे पे चले जाना, और वो फिर मुझे जब देखते थे वो फिर सरप्राइज होते थे और खुश होते हैं। आगे बाबूजी तुसी आ गए हो, मैं कहा जी। हाय सदके बाबूजी। तो बाबूजी कहते थे मुझे बड़ा प्यार, और तो यानी कि वो एक ऐसा टाइम उनके साथ गुजरा कि लम्हा लम्हा उनकी कमी महसूस हो रही है आज भी, और जब तक ज़िंदगी है तब तक महसूस होती रहेगी। यानी जी जैसे आपका उनके साथ बड़ा खूबसूरत ताल्लुक है, उस तरह उनके कॉलीग्स का भी, उनके जूनियर्स का भी उनके साथ एक बड़ा ही खूबसूरत ताल्लुक था। एक ऐसे आर्टिस्ट आज हमारे साथ हैं व्यूअर्स जो एक ब्रिलियंट कॉमेडियन है, और ही इज़ ऑल्सो अनदर पर्सन जिनसे आप सीरियस करा लो, कॉमेडी करा लो, एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ ए ग्रेट आर्टिस्ट। आज हमारे साथ कोशी खान हैं जिनके साथ काम करने का मुझे भी मौका मिला। मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर था कि इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ मुझे मूवी में काम करने का मौका मिला। अस्सलाम वालेकुम कोशी जी। वालेकुम अस्सलाम। कोशी जी, अलबेला जी के बारे में वैसे क्या कह सकते हैं इतने बड़े पर्सनालिटी के बारे में? ये तो वो वाला वो है ना किताब जिसको अगर आप खोलो तो उसके सफ़े ही नहीं खत्म होते। ऐसे ही जी। अलबेला साहब, सबसे पहले तो ये है कि मैं उनके बारे में बात करूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्रेडिट है। और अलबेला साहब समझ लें कि मैं उनका फॉलोअर, मेरे में जैसे हनी में पूरी आप देख रहे हैं ना डिट्टो अलबेला साहब, मुझे भी देखें लोग हनी को गोशी खान कहते हैं और मुझे हनी अलबेला कहते हैं। हम फिर क्लियर समटाइम, अब तो हमने क्लियर करना भी छोड़ दिया, हमने कहा हाँ जो कह रहे हो ठीक है। तो मेरा ऐसा है कि मुझे कमर्शियल थिएटर में अगर कोई शख्सियत लेके आई है तो वो अलबेला साहब। मैं चिल्ड्रन थिएटर करता था और एक स्कूल में मैं खेल कर रहा था, वहाँ अलबेला साहब, गयूर अख्तर साहब चीफ गेस्ट थे। अलबेला साहब ने मुझे कहा कि आप में बड़ा वो है, आप में स्किल है एक्टिंग की, ये वो, तो आप करते हैं? मैंने कहा मैं चिल्ड्रन थिएटर करता हूँ। कहते आप कमर्शियल क्यों नहीं करते? मैंने कितने छोटे थे उस वक्त आप? मैं समझ लें कि मैट्रिक 9th या मैट्रिक, तो मतलब बिल्कुल बच्चे ही से थे। हाँ जी। अच्छा। फिर मुझे उन्होंने एक ड्रामे के लिए कास्ट कर लिया, कमर्शियल के लिए। उनका ज़ाती प्ले था थिएटर का और वो प्रोड्यूसर थे। उन्होंने प्रोड्यूस किया था, उस ड्रामे का नाम था वन वे टिकट। वन वे टिकट। उसमें एक स्टूडेंट का रोल था, तो वो उन्होंने मुझसे करवाया। फिर वही ड्रामा लाहौर शराज आल में आके हुआ, तो वो रोल फिर उन्होंने मुझे ही करवाया। और वो अक्सर मुझे यही कहते होते थे कि बाबू जी तुसी कभी हनी नू मिलोगे ना तो तुसी इंज लगोगे हनी हो। तो मैं कहना हनी कौन है? बाबू जी मेरा बेटा। ठीक है। फिर काफ़ी देर बाद मेरी हनी से मुलाकात हुई, तो फिर चल सो चल। अच्छा, बट हनी जी जिस तरह वो यंग टैलेंट को प्रमोट करते थे, आपके साथ उनका रवैया मुख्तलिफ था कि खुद करो। जी हाँ बिल्कुल, और मेरे लिए वही बेहतर था, क्योंकि मैंने जब शौक़ का इजहार किया तो मुझे उन्होंने मना नहीं किया, लेकिन उन्होंने बात ऐसी की कि मुझे बहुत कुछ सोचना पड़ा, और मैं फिर इस नतीजे पे पहुंचा कि नहीं मैं कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। वो बात बड़ी मज़े की थी। मैं कह जी मैं शो बस जाना है, तो मैंने कहा बाबू जी मैं 30-35 साल लाके इज्जत कमाई है, जे इन्हू बधा ना सको तेन घटाना ना बेटे। सदके जा आओ क्यूट। तो उस वक्त ये बात मुझे बड़ी फील हुई। मैं कहा यार, क्योंकि वो अंदर कुछ चीज़ ऐसी एक चल रही थी, तो मुझे मना नहीं उन्होंने किया। फिर जब मैंने अपना काम का आगाज़ किया और
फिर मेरा काम उन्होंने देखा। अच्छा, आपके काम का फिर आगाज़ कैसे हुआ? क्योंकि देखिए ये एक नेचुरल चीज़ लोग सोचते हैं। जी, जी, जी। अभी जैसे बग्गा जी के दोनों साहबजादे आए हुए, अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, और अजान अंजार, अब वो भी अपना अपना सॉन्ग उन्होंने लॉन्च करना था, हम बातचीत कर रहे थे। माशाल्लाह। अब बग्गा जी का भी यही रवैया है कि भाई खुद करो। अच्छा, मैंने बिल्कुल ही लो लेवल से इनकी शुरू किया। मैंने कोई वो जो एक होता है ना कि एक सपोर्ट लेनी, कि इतना बड़ा नाम, इतने बड़े लेजेंड, और मैं थोड़ा बहुत ना कुछ हल्का फुल्का लिखता था उस वक्त शुरू में। मैं ख्याल 7-8 में था, तो उस वक्त मैं अपना एक प्ले मैंने लिखा, मुर्गी चोर। स्टार्ट मेरा पहला प्ले मुर्गी चोर। मुर्गी चोर। तो हमारे उधर जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर होते थे, तो मैंने वहाँ जाके ना उस वक्त दोस्तों को इकट्ठा किया, कम्युनिटी सेंटर के पैसे दिए, असी रैसलां शुरू करतियाँ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਰਾ ਔਰ ਡਰਾਮੇ ਡਰੂਮੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਰਫਾਨ ਖੁਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬਣਾ, ਸਮਝਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪ नहीं सी पता कि ਕੀ है, लेकिन उसने देखा बहुत कुछ था। तो कराते कराते वो हमारा प्ले सुपर हिट हो गया। कुछ 100-150-200 बंदा आया, उसको मैं लिखा भी, डायरेक्ट भी किया। तो वो ना उस एरिए में एक धूम सी मच गई, कोई और वो अलबेला साहब का पुत्र है यार, उन्हें ड्रामा तैयार किया भी। अच्छा, देखिए ना वही वाली बात जो हम कहते हैं, प्रेशर भी बड़ा होता है। वो कॉन्फिडेंस बढ़ते 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 जब मैंने मैट्रिक कर लिया, मैं फर्स्ट ईयर में था, तो उस वक्त वो शौक़ मेरा जुनून बढ़ता गया। फिर उस वक्त ये था कि काफ़ी स्टार्स के बेटे इंट्रोड्यूस हो रहे थे। मुनव्वर साहब का बेटा फैसल इंट्रोड्यूस हो रहा था, वही साहब का बेटा आदिल हो रहा था, रंगीला साहब का बेटा ही हो रहे थे इंट्रोड्यूस। तो वो ना वो एक मेरी फीलिंग्स बढ़ती गई, मैं कोई और सारे दे बेटे आ रहे हैं, अलबेला साहब के बेटे, जी मुस्तफा साहब भी इस वक्त आ रहा है। तो उस वक्त एक यानी कि माशाल्लाह एक जम्मे का फीड था। लेकिन मेरी रहनुमाई, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे परवरदिगार, मुझे फर्स्ट मूवी ऑफ़र हुई थी जो मैंने साइन करके फिर मुझसे वापस ले ली गई, और वो शायद मेरे लिए बेहतरी थी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुकाम पे अल्लाह की रहमत ने और मेरे माँ बाप की दुआओं ने मुझे पहुँचाया। क्योंकि ये ऐसा काम है, आप इसको रोज़ सीखते हैं, आप फिर करते हैं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ये आपके लिए मुश्किल होता जाता है। पिछला जो आपने किया है उससे आपने और अच्छा करना है, बिल्कुल आपका मुकाबला अपनी ज़ात के साथ ही होता है। बस वो ये था। तो मैंने बस ये, मैं हमेशा मेरी ये ख्वाहिश रही है कि बड़ा तनकीद का सामना भी करना पड़ा, कुछ भी को पता है कि एक वक्त में ये आया कि उनको अलबेला साहब का पुत्र है की आया, तू मकसद बहुत बड़ा स्टार बन जाएगा। वो नहीं, जाओ काम करो और को काम करो। लेकिन अलबेला साहब ने जो इनको बूस्ट नहीं दिया, सिफारिश नहीं की, उसकी एक वजह ये है कि आज ये हनी अलबेला बना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ऐसे। आप देख लें, उठा के देख लें, किसी स्टार का बेटा उस मुकाम तक नहीं पहुंचा जहां हनी पहुंचा। उसकी वजह पीछे अलबेला साहब है कि इन्होंने सिफारिश नहीं की, उन्होंने इसके लिए कोई ऐसा नहीं किया। हाँ, जब इसका नाम आया, ये आ गया जगह पे, नज़र आना शुरू हुआ, फिर उन्होंने इसको साथ लिया, उससे पहले नहीं। अच्छा, आप बताएं कि आपका उनके साथ काम का एक्सपीरियंस कैसा था? और फिर हनी जी आपसे भी जानना है कि क्या अबू के साथ कभी कोई काम किया या कोई मतलब उस पर मैं बात करना चाहती हूँ। अलबेला साहब के साथ तो काम करते हुए क्योंकि देखिए ये अब आपके सिर्फ उस्ताद, ये सिर्फ वो नहीं थे जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस कराया, अब ये आपके मेंटोर बन गए। हाँ जी, हाथ पकड़ के एक प्रोजेक्ट, अपने प्रोजेक्ट में बनाया, ये भी नहीं कि नाम आपका दिया कि इसको भी रख लें, जी। अपने प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट का आपको हिस्सा बनाया। अलबेला साहब के साथ काम करते हुए ना जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हंसी नहीं रुकती थी। अच्छा, वो कुछ भी कर सकते थे, उनके फेस से ही देख के भाई मैं जा रहा तो बाबू जी मैं हुण चला जे, लो इक्को गल नूं दो बारी करके ते हसा देना। ये अलबेला साहब थे। और मैं तो सम टाइम उनको कोई मुझे ऐसा पार्ट मिले, ओल्ड करैक्टर ये वो, तो मैं उनको और इरफान खुसर साहब को, दो शख्सियात को मैं ज़रूर मद्देनज़र रखता हूँ, और वो नज़र भी आते हैं। अलबेला साहब कमाल के आर्टिस्ट थे। अच्छा, बट मैंने सुना कि बहुत सीरियस आर्टिस्ट भी थे, इन द सेंस के मतलब काम के मामले में मजाक नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब वैसे सबके साथ हंसी मजाक था, लेकिन एक दफ़ा जब कैमरा ऑन या स्टेज पे आ गए तो उनका बिल्कुल रवैया चेंज हो जाता था।
प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो अंदर जिसके आर्टिस्ट होता है वो तो यही होता है कि अपने काम के साथ जब अपने काम पे खड़ा हुआ है तो वो उस रोल पे है। तो वो उन्होंने बड़े बड़े खूबसूरत रोल किए। एक रोल आज दिन तक कोई नहीं कर सका, वो था ये बेचारे लोग। उसमें उन्होंने अपाहज एक बुजुर्ग का पार्ट किया है। इतना खूबसूरत रोल, इतना खूबसूरत रोल कि मैं सोचता हूँ कि हम करें नहीं होता। और वो ही थे, अलबेला साहब ही थे। उसके बाद उन्होंने वो फ्री स्टाइल जिसको मैंने कहा कि पहला ड्रामा था, उसमें एक कुत्ते बेचने वाले का रोल था, बड़ा ही खूबसूरत रोल था। यू सी, एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट जो अगर उनको इतनी सी मार्जिन दी जाती थी तो वो इतनी स्पेस ले लेते थे। बिल्कुल। और यही उनकी ब्रिलियंस है। यहाँ पे ब्रेक की तरफ जाएंगे। हनी जी वापस आएंगे तो क्या अब्बू के साथ कभी काम करने का एक्सपीरियंस हुआ? जी। डांट अब्बू से सबसे ज़्यादा किस बात पे पड़ी, और फिर सबसे ज़्यादा अब्बू को खुशी और लाड कब आप पे आया? ये 3 बातें हमने जाननी है फ्रॉम द ग्रेट हनी एंड बेला। एंड ऑफ कोर्स मेरे प्यारे भाई कोशी खान भी हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत पैकेज देखा अलबेला जी का। अलबेला जी की हर चीज़ ही इतनी फ़नी और मज़े की और कॉमिकल है। एंड बाय द वे ही वाज अ ब्यूटीफुल सिंगर ऑल्सो। और ये बात भी याद रखनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो उनके अंदर इतने टैलेंट थे कि क्या बात करें, लेकिन आपके साथ कभी काम किया हनी जी? जी, मैं अलहमरा में प्ले कर रहा था, तो उसमें मरहूम मस्ताना साहब और काफ़ी बड़ी कास्ट, तो उसमें मेरा मुलाजिम का रोल था। तो सेट चेंज होता है, हम शारजा वाले सेट पे चले जाते हैं, तो उधर से मेरा काम शुरू हो जाता था। सेकंड उससे इंटरवल के बाद? जी, इंटरवल, यानी कि इंटरवल से पहले फर्स्ट एक्ट होता था, सेकंड एक्ट से मेरा आपका काम शुरू। अच्छा, वो 3, 4, 5 शो हो गए, तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह रोल के ऊपर बड़ी गिरफ्त, और मैं जिस एंट्री में भी जा रहा हूँ क्लैप्स लाफ्टर आ रहे हैं भरपूर। एक शो में ये हुआ कि मस्ताना साहब आउट हुए हैं, तो मस्ताना साहब के बाद एक और एंट्री होती थी, तो अब मैं सेट पे अकेला खड़ा हूँ, तो मैं एंट्री करके मस्ताना साहब का बहुत बड़ी लाफ्टर क्लैप्स आ रहे हैं, तो मैं टेबल शेबल साफ़ कर रहा हूँ, दूसरा कैरेक्टर आएगा, उसके साथ मेरी एंट्री, फिर मैं आउट होता हूँ, फिर इस तरह का आगे वो सारा चलता है। तो मैं अभी टेबल साफ़ कर रहा हूँ, तो अचानक इस कदर बड़ी क्लैप होना शुरू हो गई कि मैं इस तरह ऑडियंस को मैंने देखा, मैं कहा मैं तो कुछ किया भी नहीं, टेबल साफ़ करना मैंने को बात की, तो अब मेरे वहम गुमान में भी नहीं। तो मैंने इस तरह पीछे मुड़ के देखा तो अब्बू एंटर हो चुके थे, ठीक है जी, तो स्टैंडिंग ओवेशन थी। अच्छा, मैंने जब उनको देखा तो मैं पत्थर का हो चुका था उस वक्त। हाँ, तरा निकल गया वो बिल्कुल हुण जिमें जिमें टुरदे आ रहे ने तो क्लैप बढ़ती जा रही है, ठीक है जी। ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। मैं तो पहले शुरू तो कच्चा हूँ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ पत्थर दे हो गए कि ਹੁਣ मैं की करा। आम रूटीन में कभी मैंने अब्बू की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं की, मैं उनके यहाँ सीने पे देखता होता था इस तरह, हालांकि बड़ी मोहब्बत थी उनसे, लेकिन वो एक उनकी जो शख्सियत थी, एक अदब होता है। और वैसे भी बाप तो जन्नत का दरवाजा है। अच्छा, वहाँ मैं अब खड़ा हूँ तो आंखें मेरी नीचे हैं, तो मुझे आके कहते हैं अपना बाबूजी तुसी इत्थे हुंदे हो? मैं कहा जी। अच्छा, तुसी उत्थे नहीं सी हुंदे? ठीक है जी। अब हर बात पे क्लैप लाफ्टर आ रहे, लोगों का पता है कि बाप बेटा इकट्ठे हो गए, ठीक है जी। तो उसी ही शो का वाक़या, मुझे इतना मज़ा आया वो बात सुन के। अब वो बात कर रहे हैं तो उससे पहले मैं हर बंदे ने अगे लाया, गल्लां ते लाफ्टर जुगतां चल रही हैं। अब लोग मुझे हॉल में से कुछ लोग कह रहे हैं, ओए बोल हुण, ओए हुण बोल, ओए अपने अब्बे अगे बोल। तो हॉल में से एक बंदे ने कहा, उठ के खड़ा हो गया, उन्होंने कहा इन्हें नहीं बोलना क्योंकि अलबेला साहब का पुत्र है। और मैं बिलीव मी, मेरी आंखों में उस आंसू आ गए। मैं कहा यार, यानी कि लोगों को पता है कि ये क्या। तो मुझे 2-4 और बातें की, तो मैं कहते तुम बोल क्यों नहीं रहे, तुम मेरे देख क्यों नहीं रहे, कि मसला की है, तुम इतने मुलाजमत शुरू कर दी यार, मैं मुल्क बाहर की क्या, मेरे पुत्र तो तुम मुलाजम बना।
अब वो 5-7-10 मिनट की एंट्री करके वो बाहर आउट हुए हैं। जुगन साहब आप यकीन करें उस वक्त चिल होते थे अलहमरा हॉल्स के एसी चिल। मेरे पसीना इस कदर आ रहा है पूरे चेहरे पे माथे पे कि पता नहीं क्यों। कभी जैसे हो। मैं बाहर निकला, बाहर जाके मेरा वो गले लगा लिया, मैं रोना शुरू हो गया। तो आंखों वो भी बड़े ही मासूम दिल के थे, बड़े ही मासूम। उनकी भी आंखों में आंसू आ गए। उस 5-7 मिनट पे वो पुत्र उत्थे रोंदे ने जफ्फी पा गए। तो मैंने कहते यार मैंने किसी ने दसिया है कि तेरा बड़ा अच्छा रोल है, तो मैं देखना आ गया सा। उसी दिन आए थे यूके से वापस। मैसेज। तो आए तो प्रोड्यूसर ने कहा कि अलबेला साहब तुझे आगे एक एंट्री कर जाओ प्लीज़। क्या बात है। तो यानी कि और वो देखें बहुत बड़े दिल की बात है कि आप बेटे के चाह में एंट्री कर रहे हैं, जबकि अलबेला साहब बड़े प्रोफेशनल आदमी जी, थे। जी, 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 और जी, देखें एक एंट्री के भी बड़े पैसे होते हैं। अल्लाह तो बात यह है कि एक ऐसी पर्सनालिटी जो कह रहा है कि चलो ठीक है मेरा पुत्र है स्टेज पे, वो फिर मुझे और उन्होंने ये उनका अप्रूवल था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये मुझे उन्होंने उनका- पास किया। ये आपका अप्रूवल था, ये थपकी थी आपकी बिल्कुल, बात। मुझे उन्होंने पास किया। तो मुझे कहते एक दफ़ा वहाँ पे, एक दफ़ा मैं महफिल थिएटर 35 साल की इज्जत जो है वो जी, 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 बरकरार हो। अच्छा उसके बाद फिर ये हुआ कि मुझे जब उन्होंने महफिल थिएटर विंग में खड़े थे तो मैं एंट्री कर रहा था। तो मुझे नहीं पता कि मैं आउट हुआ, पहले तो अंदर क्लैप्स आ रही थी, जब मैं आउट हुआ तो मेरे आउट होने की भी क्लैप थी। मैं इस तरह बाहर आया तो अब्बू आगे खड़े, तो आंखों में आंसू, तो मैं गले लगाया। मेरे कहते यार बाबूजी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ। जो मैं हूं मैंने तसल्ली हो गई। तो ये आपका हाईलाइट भी जी, होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब डांट किस पे सरदार पड़ी वो मैंने आपसे पूछना है, लेकिन आप अलबेला जी के बारे में कोई और बात ऐड करना चाहेंगे? मैं तो क्योंकि ये- वक्त कम आपको पता है सारी जिंदगी भी बात करें तो इस पर्सनैलिटी खत्म पे नहीं कहाँ। होती। बेशक बेशक मैं अलबेला साहब का यही कहूँगा कि थिएटर जब तक रहेगा ना पाकिस्तान का, दो शख्सियात ऐसी हैं उनके नाम का थिएटर है, एक अलबेला साहब और दूसरे अमानुल्लाह। अगर इन दोनों को निकाल दें थिएटर से तो थिएटर ज़ीरो है। बिल्कुल। आज दिन तक जो जुगत हो रही है वो यही जो दो लोग हैं इन्हीं की वजह से है। वही जुगत मैं कर रहा हूँ, ये कर रहे हैं, वो कर रहा है, जितने लड़के, बात वही है, थोड़ी सी शक्ल चेंज है लेकिन बात वही है। अलबेला साहब और अमानुल्लाह साहब, उनका एक खेल था रौला दाइदा, उसमें भी उन्होंने मामे का रोल किया था जो कि सोना बनाने के चक्कर में है कि सोना बन जाएगा। इतना खूबसूरत रोल और इतनी बारीकी में, जो सोना बनाने वाले खुद हैं ना, जो तजर्बा करते हैं कि मैं ये चीज़ें लूँ और इसको मैं करूँ तो सोना बन जाए, वो भी इतनी बारीकी से नहीं कर रहा होगा जितनी बारीकी से अलबेला साहब ने वो क्योंकि रोल वो किया। खुद सोना थे, अल्लाह। वो सोना जो रब ताला ने तराश के भेजा था इस बेशक, दुनिया में। बेशक। तो इंसान क्या को कर लेगा। अच्छा जो रब का उसमें उस अभी हल्की से बात अटैच करता हूँ उस कैरेक्टर में ना। मैं एक दफ़ा अब्बू से पूछा तो मेरे कहते हैं, मैं कह जी उस पर आप थोड़ा सा खांसते हैं। हाँ, बीच में हल्का सा ना करके ना सांस थोड़ी लंबी खींचते थे। तो मैं कह जी ये क्या आपको खांसी आती है? कहते बेटा जो लोग सोना बनाते हैं ना उनको उस धात की वजह से उनको उनके गले में वो गले में लगती खराश permanent, रहती है। जैसे स्मोकर्स का होता है। जी, तो वो कॉन्टिन्यू उस कैरेक्टर को लेके वो चले। बट देखिए ना ये वाली कैरेक्टर डेवलपमेंट व्यूअर्स, अगर आज हमारे आर्टिस्ट, हमारे एक्टर्स, मैं खुद एज एन आर्टिस्ट ये बात कह रही हूँ, अगर ये बारीकियाँ ऐड करें, डायरेक्टर्स अगर इन चीज़ पे नज़र रखें। देखें अब वो एक्टर्स चले गए जो खुद ही ये चीज़ें डेवलप कर लेते थे, अलबेला जी जैसे, लेकिन अगर डायरेक्टर्स इन चीज़ पे ख़ास नज़र रखें तो यही चीज़ें हैं जो इंसान की एक तरह से पहचान बन जाती है। बिल्कुल बेशक वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये मैं आपसे बाद में पूछूंगी कि सबसे ज़्यादा डांट किस बात पे पड़ी थी। वैसे भी अब हमारे जो कॉलीग्स होते हैं उनकी हमें बेइज्जती कम ख़राब करा। बस एक गिला मैं शेयर करूंगा आपसे भी और जो इस वक्त व्यूअर्स देख रहे हैं और मदारुल महाम लोगों से भी कि वैसे तो जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है वो उनके साथ नहीं जाता, वो उससे बहुत ऊपर के लोग थे। बहुत बड़े। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका जो हक है उनको देना चाहिए। 50 साल काम किया, 350 फिल्मों में काम किया, लातादाद थिएटर, हज़ारों थिएटर, टीवी ड्रामास किए। तो मेरा ख्याल है कि जो जिसका क्रेडिट हो वो उन तक पहुंच जाना चाहिए। हनी जी आपका ये पैगाम
मैं पर्सनली पहुंच जाऊँ। जी थैंक यू सो ये मच। मेरी आपको कमिटमेंट है, बिकॉज बात ये है कि बड़ी आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया, और दुनिया से रुखसत होने के बाद भी ये अवार्ड्स प्रेजेंट किए जाते जी, हैं, और बेशक। उनको ज़रूर मिलना चाहिए, सितारा मिलना चाहिए। इम्तियाज़ या जी, प्राइवेट जी, परफॉर्मेंस जी। मिलना चाहिए। ये उनका बिल्कुल right। सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल 100% सही बात कर रहे हैं आप। और यहाँ पे व्यूअर्स शो को क्लोज करने से पहले किचन में भी एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि हमारी शेफ़ बेचारी लगी हुई है, तब से हमने उनको डिस्क्रिप्ट कराया हुआ है। जी बेटे। मैंने बोनलेस हांडी और साथ पिज़्ज़ा और साथ मैंने कचूमर सैलेड और जीरा रायता सर्व किया। और व्यूअर्स जैसे कि आप जानते हैं, हमने डीन्स टेस्ट टू Dean's। लाइफ की चीज़ का इस्तेमाल किया। इनकी प्रीमियम चीज़ है, आप भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, अपनी फीडबैक शेयर कीजिएगा। और व्यूअर्स जाते जाते एक ऐसी पर्सनालिटी के को भी मेंशन करना ज़रूरी है, जो एक बेहतरीन एक्ट्रेस और डायरेक्टर थी। आज उनकी भी डेथ एनिवर्सरी है। आज वो दिन है जब नायला जाफरी साहिबा इस दुनिया से रुखसत हुई। 27 जनवरी 1965 को आप इस्लामाबाद में पैदा हुई। 1980s में PTV पे आपने अपनी करियर का आगाज़ किया, और नायला जाफरी साहिबा के साथ बाय द वे थिएटर भी मुंसलिक है, उनसे भी कनेक्टेड है। तो आज दो हमारे बहुत बड़े थिएटर आर्टिस्ट इस दुनिया से रुखसत हुए। आपने बेशुमार ड्रामे किए। आपका लास्ट ड्रामा दुश्मन था, जो आपकी डेथ के बाद PTV पे ऑन एयर हुआ। आपका इंतकाल 17 जुलाई 2021 में कराची में हुआ। अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए। और व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के दिन जब नमाज़ पढ़ें, दुआ के लिए जब हाथ उठाएं, तो प्लीज़ अलबेला जी को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके दर्जात बुलंद फरमाए। इस दुनिया में तो आपका बहुत बुलंद दर्जा था, अब आखिरत में भी आपका दर्जा बुलंद हो। करवट करवट रब ताला आपको सुकून दे। और उसके साथ साथ व्यूअर्स, उनकी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। हनी अलबेला के लिए दुआ कीजिएगा कि अपने फादर के लेवल, बल्कि उनके लेवल से भी ज़्यादा ऊंची लेवल की फेम हासिल करें। आमीन सुम आमीन। गोशी भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।